जोहार जय झारखंड, जोहार झारखंड। टाइगर जयराम महतो जो कि भाषा आंदोलन 1932 खतियान को लेकर इन्होंने पूरे झारखंड को जगाया, लेकिन इनकी जो स्थिति है, पहले इनसे जानना चाहेंगे। जोहार हमारे चैनल में आपकी इतने दिनों से आंदोलन की, अभी आपके हालात कैसे है? आपकी जो इतने हमेशा आपको देखते हैं 2 बजे रातों तक, आपने बोला एक दिन मैं पारसनाथ पहाड़ चल जाऊंगा, बहुत मैं थका आ रहा हूँ, सर दर्द कर रहा है लोगों को जगाते जगाते, तो अभी आपकी हालत कैसी है? देखिए देव बाबू, सबसे पहले आपका भी जोहार, आपका भी अभिनंदन, और आपके चैनल में जितने भी श्रोता जुड़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका भी अभिनंदन। और श्रोताओं से, दर्शकों से भी निवेदन करेंगे आपके चैनल को प्रेम करें, क्योंकि आप प्रेम के हकदार हैं, युवा हैं, यूथ हैं। आपको दर्शकों का प्रेम मिले, हम उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे। जहाँ तक सवाल है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं थकने लगा हूँ। तो इसका मतलब लोगों ने थोड़ा आलोचना किया कि सचिन भी थक रहा है। तो ऐसा बात नहीं, इंसान जो होता है वह प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही आता है। तो स्वाभाविक है थकना, रुकना, हताशा, निराशा, आगे बढ़ना, ये चलती रहेगी। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो कभी कभी ऐसा दौर आता है कि लगता है कि अब थोड़ा माने दूर एकांत जंगल में, वनों में चले जाएं, जहाँ कुछ दिन पल व्यतीत करें। लेकिन फिर कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है। कुछ ना कुछ लोग फिर ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ खड़ा रहना चाहिए, ताकि कुछ मिले या ना मिले, कम से कम एक हौसला तो मिले। अरे ना तो सही, एक संख्या तो बढ़े। लोकतंत्र में मुड़ी की संख्या, हम बार बार कहते हैं मुड़ी की संख्या, तो मेरा मुड़ी एगो संख्या तो बढ़े। तो इसलिए फिर हमें आना पड़ता है। कुछ पल के लिए पारसनाथ को भी मिस करते हैं और फिर आ जाते हैं। बाकी हमारा तो इरादा था कि सतकटिया गांव जाएंगे, कुछ दिन वहाँ बिजली, पानी, सड़क, नदी, माने सड़क कुछ नहीं है, एगो माने पक्का मकान तक नहीं है। लेकिन फाइनली कोई ना कोई मुद्दा फिर सामने आता है और फिर दौड़े चले आते हैं। आप जनवरी 2021 से आंदोलन कर रहे हैं, सो अभी लगातार उलगुलान 3.0 का आंदोलन चल रहा है आपका। अभी तक आप अपने घर से दूर होके पूरे झारखंड में जगह जगह पर जा रहे हैं, तो कैसा लगता है? माँ बाप को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को, झारखंडी को अपना जीवन अपना निछावर कर दिए हैं, लोगों को समर्पित कर दिए हैं, कैसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जनवरी 2022, आपने 21 कहा, 2022 से आंदोलन में हमारी एंट्री हुई है और हम इस आंदोलन में आए हैं। और एक्चुअली वास्तव में कहा जाए तो एक होता है नियति, यानी कभी कभी आप नहीं चाहते हैं कुछ, आपके लिए कोई चाहता है। ये जो नियति है, जो ब्रह्मांड है, यानी ये कभी कभी आपको चाहता है। तो इस आंदोलन में मेरे साथ यही हुआ। दिल से कहें, आज भी कहेंगे, इस आंदोलन में भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि 10 तारीख को मेरा पीएचडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। 10 जनवरी को मेरी माँ का 2 जगह पार्ट्स कमर में फ्रैक्चर था। जाहिर सी बात है, यानी 2 समस्या मेरे सामने थी कि मेरा एग्ज़ाम भी है और माँ इधर बिस्तर में है। बोकारो में जब पहली बार 2 तारीख को, 2 जनवरी को, जो एक विधायकों का पुतला दहन किया गया, जो आक्रोश, 5000 की भीड़ बिरसा मुंडा चौक में, तो उस दिन हमको फ़ोन आया था। हमारे रामडी के साथी हैं, उन्होंने कहा कि टाइगर बाबू आप आइए, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप कम से कम आके हमारी भाषा संस्कृति को लेकर बात को रखिए, युवा आपको सुनना चाहते हैं। हम बोले देखिए दादा, आप बोलिएगा तो हम लिख के दे देंगे, हम एविडेंस ले आएंगे, बोलने के लिए किसी और को तैयार करें, बाकी समस्या है हमारे पास, हम नहीं आ पाएंगे। और फाइनली हम बोकारो नहीं गए। लेकिन एकाएक होता है, मेरा जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी का, वो पोस्टपोन हो जाता है। पीएचडी जानते हैं, पीएचडी यानी अपना एक ऐसा एग्ज़ाम है और एक ऐसा क्लास है जहाँ मोटा मोटी आप कह सकते हैं स्टूडेंट नहीं, स्कॉलर होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी का मूड पे डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम हम लोग का कैंसिल होता है। 10 तारीख जो एग्ज़ाम होने वाला था कैंसिल होता है। और सौभाग्य से कहें, उसी दिन रणधीर वर्मा चौक में तिथि निर्धारित होती है 10 तारीख को पुतला दहन की। हम जाते हैं, यानी आज कह सकते हैं नियति हमें खींच कर वहाँ लेकर गई थी और नियति ने हमें बुलाया था कि तुम आओ इस आंदोलन में। बाकी मेरा इंटेंस आज भी हम कहेंगे, जो सच्चाई उसको हम हमेशा कहते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। अपने गाँव से हम अकेले गए थे। अभी आपके साथ पूरे झारखंड के लोग जा रहे हैं? नहीं, उसके बाद राइडर साहब आ गए। राइडर को आप जान रहे हैं? हाँ, राइडर। हाँ, हम अकेले गए थे और देखें पीछे पीछे राइडर साहब आ गया है। तो हम बोले देखें, अपना गांव से हम लोग 2 ही गए, गांव से नहीं, ओवरऑल तो चाची ब्लॉक से ही हमको लगता है 2 ही लोग थे, और बाकी जो गांव है वहाँ कोई आंदोलन के लिए नहीं गया था। तो इसलिए हम मानते हैं उस आंदोलन को सजाया था किसी और ने, उसे मेहनत किसी और ने किया था, लेकिन नियति ने नेतृत्व के रूप में मुझे वहाँ स्वीकार किया। बाकी हम अभी भी स्वीकारते हैं। जिस प्रकार बोकारो में सजाया किसी और ने था, लोगों को इकट्ठा किसी और ने किया था, लेकिन कुछ पल के लिए सही नेतृत्व किसी और के पास था। हम नाम नहीं लेंगे, कुछ पल के लिए सही था। उसी प्रकार धनबाद में जो नेतृत्व मेरे पास आया, हम स्वीकारते हैं, मेरा
जो मेहनत था वो किसी और साथियों का था। हम तो 2 ही को गए थे अपने गांव से, बस हम लोग सोशल मीडिया में अपील कर गए थे कि चलना है, लेकिन नियति चाहती थी नेतृत्व को लें। आप एक छात्र थे, पीएचडी स्टूडेंट थे, आपकी जिस तरह से आपकी शिक्षा रही, आपकी एजुकेशन रही, आपके समाज के लोग, आपके टीचर, आपके जो गुरु रहे, सब कोई जानते हैं कि आप इतने शिक्षित थे कि आप अच्छे स्तर पर अच्छे रोजगार के में आप सेटल हो सकते थे। फिर आपके मन में कब आया कि हम लोगों को, शोषित को लेकर, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी को लेकर लड़ें? देखिए, पहला बात है, अगर आपको सुखी का रास्ता चुनना है तो भी आपको चुनना पड़ता है, और दुख का चुनना है तो बहुत कलेजा रख के चुनना पड़ता है। तो अगर साफ शब्द में अगर हमें कहा जाए तो इस रास्ते को मैंने स्वयं चुना है। उसके लिए आप देख लीजिए, मेरा जो एमए का, आप एमए कर रहे हैं कि करेंगे? हम एमए कर रहे हैं। आपका जो शायद हमको लग रहा है एक पेपर आएगा डिजर्टेशन, उसमें आपको एक छोटा सा शोध करना होगा। यानी उसमें आपको किसी किताब से आंसर नहीं पूछा जाएगा, यानी आपको स्वयं लिखना होगा। जैसे आप राजनीति विज्ञान के हैं तो किसी राजनेता के बारे में आपको एक, मैंने कुछ शब्दों में, ग्रेजुएशन में भी था शोध, था ना, तो शोध टाइप का आएगा। तो उस शोध पेपर में मेरा था इनकलाब, यानी इनकलाब की तैयारी हम, आप हमेशा अपने गर्दन में, छाती में लेके घूमते हैं। हाँ, तो इनकलाब हम अपना जो एग्जाम था ना, जहाँ जबकि उसी सब्जेक्ट में मेरा 80 मार्क्स था और उसी के बदौलत हम फर्स्ट क्लास पास किए थे। अगर उसमें 80 नहीं जाता तो हमको लगता है 2-3 नंबर कम ही रह जाता हमको, माने 10-5 नंबर कुछ कम हो जाता फर्स्ट क्लास के। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्लास किए मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो रीजन था वही मेरा चैप्टर इनकलाब, क्योंकि इनकलाब मेरे दिल में था। और डिजर्टेशन का मतलब ही होता है, शोध का मतलब पहले जान लीजिए, शोध आप उसी पर कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिसमें आपकी जानकारी हो, जिसमें आपको इंटरेस्टेड हो। रिसर्च का मतलब ही वही होता है। आपका इंटरेस्टेड है कविता में और आप चलिए कहानियों में, तो ठीक नहीं लगेगा। आप कविता में इंटरेस्ट रखते हैं तो कविताओं को पढ़िए, कहानी में इंटरेस्ट है तो कहानियों को पढ़िए। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पॉलिटिक्स को खोजिए, आप अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स को खोजिए। ठीक उसी प्रकार ये जो इनकलाब है, ये जो क्रांति है, इसे मैंने स्वयं चुना है। एमए में मेरा डिजर्टेशन था, उसमें 80 मार्क्स लाए थे। और यही नहीं, जब हम सवाल के उत्तर जो एक भाइबा भी होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। हाँ, तो हाँ भाइबा, तो उसमें मौखिक के जब हमारे पास जो आए थे उस दिन पीके रॉय सवाल करने के लिए, जो मगध यूनिवर्सिटी की, बिहार के मगध, हाँ, वहाँ की मैडम थी, उन्होंने लास्ट में कहा कि एमए के बाद कोई भी लड़का होता है वो अपनी ब्राइट फ्यूचर की बात करता है। अपने जीवन में हम इतना इंटरव्यू लिए एमए के छात्र का, पहला शख्स थे जो इनकलाब की बात करता है। जो आपके साथ हुआ था? हाँ, एकमात्र, उन्होंने, मैडम ने स्पष्ट कहा कि इस इतने जीवन काल में एकमात्र स्टूडेंट हमको मिला है जो एमए आने के बाद ये पूछ रहा है, इनकलाब के बारे में जान रहा है, जो इनकलाब की सोचता है। बाकी एमए जब भी आते हैं वो सोचते हैं कि मैडम यहाँ से अब क्या करें कि कम से कम मेरी सैलरी एक संतोषजनक हो, 50-60 हज़ार के आसपास हो। लेकिन एक पहला शख्स है जो एमए में आके भगत सिंह को डिजर्टेशन बनाया है, चंद्रशेखर आज़ाद पे लिखा है, कार्ल मार्क्स पे लिखा है, तो मैंने शोषित पर लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था, चूँकि उनको भी किसी ने कहा कि ये टाइगर है, फेसबुक में इसका नाम टाइगर है, तो फिर बोला नो, ही इज़ नॉट ओनली ए फेसबुक टाइगर, ही इज़ ए रियल लाइफ टाइगर। मैडम ने कहा था, पहली बार मैंने ये जो टाइगर नाम लगा था उस समय हमको गर्व हुआ था। दादा, एक चीज़ आपको पूछना चाहेंगे, ये टाइगर आपको, झारखंड के लोग को आप झारखंड टाइगर आप लोग कहने लगे, ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये इसकी शुरुआत हुई थी, बचपन में हम काफ़ी निडर थे। इसके 2-3 उदाहरण आपको देते हैं। एक मंत्री के यहाँ हम लोग आज से 10 साल पहले फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग गाँव में होता था, तो उनको चीफ गेस्ट बनाने के लिए एक मंत्री के पास हम लोग गए थे। चूँकि वो मंत्री अब नहीं रहे तो हम चाहेंगे उनका नाम ना लें। तो मंत्री जी के पास गए, बोले सर हम लोग तोपचांची से आए हैं और आपको चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रण करने के लिए, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो मंत्री जी शायद बैठे थे और लोग घेरे के बैठे थे, उनका पीए से बात हुआ, सीधे बोले, मंत्री जी सुन भी रहे थे, अब उतना सामने बैठा है तो सुनेंगे भी। तो बोला देखिए अभी तोपचांची के लड़का लोग से मिलने का टाइम नहीं है, हम लोग खुद अपना विधानसभा का लड़का लोग आया है। उनके विधानसभा का भी नाम नहीं लेंगे, नहीं तब जान जाएंगे उस व्यक्ति को। तो हम लोग स्पष्ट बोले हैं कि छोड़िए, जो इन्विटेशन कार्ड था, हम 9वीं या 10वीं क्लास में थे या इंटर में थे, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे, लेकिन 9वां से लेकर इंटर तक के बीच का ही समय था, इसी तरह कुछ टाइम था, हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हम सीधे कार्ड को लिए, फाड़ के और सीधे फेंक दिए कूड़ेदान में। बोले जिस व्यक्ति को मंत्री पद का नॉलेज नहीं है उसको चीफ गेस्ट बनाएंगे। तो सब लड़का लोग बोले यार मंत्री के घर के सामने क्या? हम बोले मंत्री पद का नॉलेज इसको नहीं है, क्या बोला ये बड़ी महफिल में आप अकेले बोल दिए। बोले कि इसको समझ कि हम क्या बोल रहा है कि हम अपने विधानसभा के लोगों से मिलेंगे। अरे यार हम विधायक से थोड़ी मिलने आए हैं, आप मंत्री हैं, झारखंड के किसी कोना से आपसे आके मिल सकता है। मैंने हम लोग को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि हम लोग तोपचांची से उनका विधानसभा था, तो विधानसभा का मामला नहीं था, वो मंत्री बन चुके थे। तो
उस दिन और उसके बाद जो स्पोर्ट्स में छलांग लगा के क्रिकेट में कैच लेना, उड़ते, और मेरा लॉन्ग जंप बहुत अच्छा था। हमेशा 19 फीट 20 फीट के आसपास मेरा लॉन्ग जंप था। हाई जंप मेरा लगभग 4.25 फीट के आसपास था। और रनिंग में अजय अच्छा एथलेटिक्स थे, तो इसीलिए टाइगर नाम मिला और फाइनली चलता गया। आप नॉक शूट को बहुत पसंद करते हैं। बहुत भयानक मारते थे। भला बात, हमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलते ही थे, लेकिन चूँकि जहाँ हम रहते थे वहाँ फुटबॉल का चांस नहीं मिलता था उतना। लेकिन जब गांव आए तो लगा कि ग्रामीण में लोग फुटबॉल खेलो था, हमको फुटबॉल तो खेलना है। आज भी हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हमको फुटबॉल का हम अच्छा प्लेयर नहीं है, फुटबॉल का हम हॉड़ प्लेयर हैं। हॉड़ जिसको बोलते हैं ना, हॉड़ प्लेयर के चलते हम फुटबॉल खेलें। हाँ, राड़ प्लेयर हैं, यानी बॉल पार हुआ तो खिलाड़ी नहीं, और खिलाड़ी पार हुआ तो बॉल नहीं, दोनों साथ नहीं पार होगा। ये मेरा रूल रहता था, मैंने बॉल पार नहीं होगा। हम डिफेंस रहते थे, हाँ चाहे जो डिफेंस रहते, नहीं पार होगा तो नहीं होगा, पैर टूटे हाथ टूटे जो होगा इस कंडीशन। तो हमको कभी कैरी उरी छकाने हमको नहीं आता था, हमको पास नहीं आता था, हमको रिसीव नहीं आता था। बॉल आया बुढ़ाम से मारो, और लास्ट में नॉक शूट एकदम 100%। उसके बाद जब टाइम बदला, जब थोड़ा कुछ समय बदला, 2-3 शॉट बाहर मारे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग था 2-3 साल तक मेरा एक भी शॉट बाहर नहीं गया था। नॉक शूट एकदम कंफर्म था शॉट, इसीलिए आप हमेशा उसे। हाँ, अभी भी उद्घाटन करने कहीं जाते तो हम बोलते हैं भाई नॉक शूट मारेंगे, हालांकि अभी थोड़ा बाहर मार देते हैं, लेकिन नॉक शूट का मतलब है कि हम गोली को भी नहीं देखते हैं और डी बॉक्स को भी नहीं देखते हैं। आंख बंद करके जितना एनर्जी है एकदम नाखून से गप से मारते हैं, वो बॉल बूम करके घुस जाता है। अब कहाँ घुसता है हमको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आज तक 100-120 गोल किए हैं नॉक शूट से। 10 को 15-20 को बाहर में भी आप राड़ रहे हैं। हाँ, राड़ रहे हैं, तभी फुटबॉल खेले हैं, नहीं तो नहीं खेलते। हमको कैरी पास तो कुछ नहीं आता, एक खिलाड़ी को हमको छकाने तक नहीं आता है। लेकिन हाँ, बॉल आया, बॉल के सामने अगर कोई खिलाड़ी था तो उसको भी मैंने लगता था तो आभास होता था कि शॉट तो किया। बहुत जोर मारते थे, आँख कान नाक, मतलब एक तरह से बॉर्डर में जिस तरह से जवान रहता है उसी तरह हाँ डिफेंसिंग करते थे, जवान तरह से। हाँ, वो लोग शिकायत भी करता था, है सबको खिलाड़ी लोग को खिलाता है, इन लोग रूल नहीं जानता है, इन लोग फाउल खेलता है। तो भाई उससे क्या है, मेरा टीम हमको पसंद करता है ना, अपना टीम के लिए हम जिताते हैं ना कैसे जिताते हैं। कहा गया है खेल में तो सब कुछ जायज है ना भाई। टाइगर जयराम महतो के अपनी बचपना, साथ ही साथ आप शिक्षा की बात करते हैं, आप अपनी बचपनी शिक्षा, आपकी कितना परिस्थितियां झेलनी पड़ी जब आपको पढ़ाई में इतने शिक्षा ग्रहण किए, एक गरीब घर के व्यक्ति। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो इसके लिए मेरे नानी ने बहुत मेहनत किया है, और मेरे जो नानी के ससुर थे, नाना के पिताजी, उन्होंने मेहनत किया है कि बचपन में बहुत शरारती थे, और शरारती हैं तभी मैंने आज इस जगह पर हैं। शरारती मेरा बचपन रहा है। था क्या कि जब भी स्कूल जाते थे तो मास्टर लोग को ढेला मारते थे। तो मेरे जो दादाजी, नाना जी के पिताजी थे, नान बाबा, वो दिन भर मैंने स्कूल में लगभग हमको लग रहा है 1 साल 1.5 साल अपना लाइफ हमको खाली स्कूल में बैठा के रखते थे। अगर वो गए घर तो उनके साथ हम भी घर चले जाएंगे। तो वो हमको क्या बोल के घर जाते थे कि मैंने थोड़ा कुछ खाएगा इन दबो, रो यहाँ बढ़िया बढ़िया थोड़ा खाएगा इन दबो। तो हमको मैंने भुलाते थे और चले जाते थे, फिर कुछ हमको मेरे लिए ला के देते थे, तो तब फिर हम एक्सेप्ट करते, फिर रह जाते थे। उसके बाद मेरा नानी जब भी बाज़ार जाती थी कॉपी कलम ला के देती थी, और फाइनली धीरे धीरे मैंने एजुकेशन के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और मैंने सबसे बड़ी बात है मेमोरी, उसको आप आज भी देख रहे हैं। हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमको लगता है बहुत जल्दी याद हो जाता है। मेरी मेमोरी बचपन से बहुत फास्ट रही है और बहुत मैंने अच्छी रही है, तो इसलिए बहुत सुविधा हुई। कविताओं में, कहानी में, लोग तो कविताएँ याद करते हैं। आप जा सकते हैं, हमारे एक टीचर हैं कलाचंद महतो, अभी भी शक्ति स्कूल में है, हम कहानी याद कर लेते थे पैरा के साथ, पूरा चैप्टर। हाँ, पूरा चैप्टर। वो कहानी का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। आप वैसे ही मतलब क्रांतिकारी लोग को ही ज़्यादा फॉलो किए हैं। ये चौथी क्लास का कहाँ बता रहे हैं, चौथी का था कि बचपन से ही, हाँ, चौथी या 5वीं क्लास की घटना बता रहे हैं। वो चैप्टर ही हम याद कर लिए थे। राइटिंग होता था तो राइटिंग फट से बिना देखे, जैसे कि कोई भी राइटिंग लिखता है तो पहले किताब रखता है, फिर कॉपी में राइटिंग लिखता है। हैंड राइटिंग जब आता है लिखने का टाइम, तो हम कभी किताब लिखने नहीं बैठे, राइटिंग लिखने। कहानी हमको याद है क्लास 4 में, हाँ, क्लास चौथा कहानी बता रहे हैं, चौथा पढ़ हमको कहानी याद है। अभी भी अगर हमको समय दीजिएगा, सब किताब लाइएगा, तो हमको लग रहा है कि हमको एक दिन रिवाइज दीजिएगा, हम वो कहानी तो फिर सुना देंगे। कविता नहीं, हम कहानी सुना देंगे। उस कहानी का नाम है एक चंद्रशेखर आज़ाद, और एक कहानी का नाम है शायद दशरथ के माने। वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग नेम दशरथ इन अयोध्या, ही हैड 3 सन्स 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स। इस तरह करके था कहानी। हमको पढ़ के बुलबुल, वंस अपॉन टाइम ए बुलबुल लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। वो पूरा स्टोरी हमको मैंने 2 पेज का जो कहानी था एकदम 1 फुल स्टॉप के साथ याद था। तो मेमोरी मेरी थी, इसीलिए एजुकेशन मेरा ठीक ठाक था, और आज जो यहाँ PhD तक हम आए उसी के कारण आए। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनको टूटते हुए बिखरते हुए हमने देखा, लेकिन फाइनली हमने डटकर सामना किया, क्योंकि मेरे भी सामने बहुत सारे ऐसा परिस्थिति आया
आपके साथ खासकर भी बहुत ये हो हाँ, गया जैसे कि पढ़ाई जब साइंस लेके पढ़े तो सबसे पहला प्रश्न साइंस में तो ट्यूशन चाहिए। इससे पहले तो मैट्रिक पार हो गया, चलिए ट्यूशन फी का जरूरत नहीं था, आप वहाँ तक निकल गए। साइंस लेकर जब पढ़े तो ट्यूशन फी का आवश्यकता था, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का गुडविल था, वे भी आंदोलनकारी हैं। हालांकि अब सुने बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पिताजी की शहादत पर भी सवाल उठाने लगे। आज एक ऑडियो हमको मिला, बड़ा दुख लगा कि मैंने लोग कितना घृणित हो जाते हैं। वो लोग बोल रहा है उस ऑडियो में कि नहीं से उसके पिताजी शहादत नहीं थे, नक्सली मार दिया। अरे इतना मैंने, अरे हमसे दुश्मनी है, हमको अगर ना पसंद करते हो अलग विषय है, लेकिन हमारे शहीद व्यक्ति को इस तरह का मैंने सवाल कर रहा है। इन लोग मैंने पागल हो गया कि हमको कंट्रोल कैसे करें, हमको तोड़े कैसे, तब बाप इन लोग सवाल करने लगा है। और एक पढ़ा लिखा लड़का, उसका नाम लेंगे तो लोग अबाक हो जाएंगे। वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। ना ऑडियो है, ऑडियो क्लिप है, अबाक हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो इतना शिक्षित लड़का है और वो भी आंदोलन में था, लेकिन इस तरह का बात करता है। उसके पिताजी को कोई शहीद नहीं हुआ है, कोई विनोद बाबू का साथी नहीं था, उसको तो नक्सली मारा है, इस तरह का। और वो मेरा गांव का नहीं है बेटा, कहाँ बागमारा क्षेत्र का है। उसका नाम लेंगे तो लोग मैंने अबाक हो जाएंगे। खैर, हम किसी का नाम लेके किसी को ना बदनाम करते हैं ना नाम लेते हैं। तो मेरा पिताजी का गुडविल था, तो इसीलिए जो अभी वो प्रोफेसर प्रिंसिपल नहीं रहे, नारायण महतो जो ज्ञानवाड़ी के थे, उन्होंने मेरे लिए ट्यूशन के लिए फ्री व्यवस्था किया और हमको बुलाएं एक दिन कि आओ, जो केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर हैं उनसे बात कर देंगे, तुम्हारा फ़ी नहीं लेंगे। और फाइनली सुरेश प्रसाद महतो और जितेंद्र महतो जो केमिस्ट्री के थे, सुरेश प्रसाद महतो जो फिजिक्स के थे, उन्होंने हमें ट्यूशन फ़ी नहीं लिया। ये मैं इंटर की घटना बता रहे हैं। तो आप इतना अच्छा पढ़ाई करते थे, लोगों पे आपकी देखी, आपकी स्थिति देखे, इसीलिए आपको हाँ, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लड़का ठीक है। ये नहीं, जो हम शक्ति स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ भी भले आज विधायक जिसे विचारधारा में भिन्न है, लेकिन विधायक जी का भी कॉपरेट था जो हम शक्ति स्कूल में पढ़े थे। जो सच्चाई है, हाँ, मथुरा प्रसाद जी, आपके सोशल मीडिया में कुछ फोटो भी दिखे। हाँ, जो सच्चाई है सो सच्चाई है, हम सच्चाई से नहीं भागे हैं, इसीलिए लोग भी हमें पसंद करते हैं। जो जिनसे मेरा जो व्यवहार रहा है, हालांकि अभी थोड़ा सा वो सरकार में और हम सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं, विचारधारा में भिन्नता है, लेकिन सच्चाई है कि उनका कॉपरेट रहा है। आपने इतना परिस्थिति कठिन परिस्थिति से इतना स्ट्रगल करके इतना शिक्षा ग्रहण किया, अभी पूरा झारखंड को अपना शिक्षा, अपना जितने भी नॉलेज है बांट रहे हैं लोगों को और दिखा रहे हैं। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपकी विचार को लोग पसंद कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है उसमें? अच्छा लग रहा है। और हमारे एक दादा थे, वही एक दिन आके बताए थे कि एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ जिसको बांटने से घटता है, और एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ जो बांटने से बढ़ता है, और एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ कि हर जगह उसका दाम एक ही होता है। तो फिर हम नहीं बता पाए, तो बोला कि जो दुख होता है उसको बांटोगे तो घट जाएगा, और शिक्षा है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और कौन एक चीज़ का नाम बताओ जो हर जगह उसका दाम एक ही होता है? बोला टिकट। बम्बई जाओ चाहे गुजरात जाओ, इतना छोटा टिकट है, उसका दाम एक, मैंने सॉरी अलग अलग दाम है लेकिन साइज एक ही है। हाँ, कि एकदम एक ही साइज है लेकिन उसका दाम अलग अलग है। तो कोई भी तो हैरत हो जाएगा ना, चलो 1 किलो का भी दाम उतने है और 5 किलो का दाम भी नहीं, सॉरी 1 किलो है लेकिन उसका कहीं दाम 50 रुपया है, कहीं 100 रुपया है। तो टिकट ही वैसा है, भले अभी ऑनलाइन आ रहा है तो पता नहीं, ऑनलाइन ही मोबाइल में जाता है, लेकिन टिकट आप देखे होंगे जो टिकट कटाते हैं साइज एक ही होता है लेकिन दाम अलग अलग होता है। अब दादा, अब आपकी बात आ जाती है, आपने 8-9 महीने से लगातार आंदोलन किए, झारखंड को जगाए। अभी तरह तरह के लोग बोलते हैं, टाइगर जयराम महतो को लोग वो फंडिंग करते हैं, बड़े आदमी बन गए हैं, तरह तरह के खतियानी लोग, झारखंडी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तरह आपके विरोध में कुछ लिखते हैं। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सच में मतलब बहुत बड़े इंसान बदल गए क्या पहले से? देखिए, अगर बदलते हैं तो पहला बात है, देव बाबू आपके साथ इंटरव्यू में तो नहीं आते। आप जैसे ही फ़ोन करते हैं आपको 4 दिन वेट करते हैं कि हम फ्री नहीं है। आप बोलें कि दादा इंटरव्यू चाहिए, हम बोले आइए, अपना लड़का है। अगर लड़का लोग आगे बढ़ता है, सवाल पूछ के हमसे अगर वो लोग मजबूत होता है तो हम तो एक पल का आपको देरी नहीं लगाएं। हम तो अपनी उसी व्यवस्था में। तो देखिए, एक बात है, 100% लोगों को आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे। मानव का व्यवहार होता है। एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, अगर आपका चैनल अगर उतना ले पाता है वीडियो तो सुनिएगा कि लोगों को तकलीफ़ क्या है हमसे। आखिर जो लोग, पहला बात तो 90% लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, 10% को तकलीफ है तो क्यों है सो बता देते हैं। एक कहानी, एक लड़का था, वो शिव जी का बहुत भक्त था। चाहे किसी भी लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कोई भी रखते हैं, वो पैरेलल कुछ भी रखते हैं, बूढ़ा बाबा कुछ भी रखते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा का नाम ले लेते हैं। एक लड़का था, उसकी पूजा करता था, रोज़ पूजा करता था, रोज़ इबादत करता था, रोज़ प्रार्थना करता था कि आप आइए, प्रकट होइए। एक दिन उसके जो ईश्वर, जिस रूप में मानता था, चाहे जिस धर्म का ले लें, प्रकट हो जाते हैं और बोलें कि से हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ मांगे वो चीज़ हमको मिल जाना चाहिए। बोला, जो ईश्वर थे बोले ठीक है, तुम जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन शर्त है तुम्हारे पड़ोसी को 2-2 को मिलेगा। तो बोला, डरे हमको क्या दिक्कत है, हमको तो मिलेगा नहीं, एगो पड़ोसी को 4 को दे, हमको क्या है। बोला ठीक है, लेकिन सोच लो फिर। बोला ठीक है। अब वो गया,
घर नहीं था। बोला हे ईश्वर, हे बूढ़ा बाबा, अल्लाह खुदा, जो भी उसका है, मांगा अपना। तो उसका एक घर, क्यों घर नहीं था, बोला हे ईश्वर हमको घर चाहिए। उसको तो घर मिला, लेकिन पड़ोसी को दो मिल गया। चला, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा एक बुलेट होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी को दो बुलेट मिल गया। अब बोला कि मेरा 4 व्हीलर होना चाहिए, बोला ठीक है, उसका एक, पड़ोसी का दो। अब उसको तकलीफ होने लगा कि बेटा मेहनत हम किए, पड़ोसी को भी लाभ ऐसे मिल जा रहा है। तब फाइनली वो क्या किया, बोला हे भगवान, मेरा एक आँख फूट जाए, इसका 2 फुट, पड़ोसी का 2 फुट, दोनों फुट गया। वो लड़का अभी भी खुश नहीं है। वो बोला हे भगवान प्रकट होइए। जब प्रकट होने की बात नहीं था, बोला कि तुम मांगोगे और मिल जाएगा। बोला मेरा एक किडनी खराब हो जाए, पड़ोसी का दोनों किडनी खराब, पूरा पड़ोसी मर के खत्म हो गया। तो यह इसका मतलब, कहानी का मतलब क्या है, लोगों को तकलीफ उस समय होता है जब अगला खुशहाल होता है, अगला तरक्की करता है। लोगों को अपने दर्द से दर्द नहीं, आज के डेट में लोगों को अगला का तरक्की, कामयाबी से देख के तकलीफ। इस कहानी का मतलब ठीक उसी प्रकार आंदोलन में साथ हैं, हम भी उसी तरह दिखते हैं, उसी तरह पहनते हैं, उसी तरह खाते हैं, बल्कि उनसे गया गुजरा है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, मेरा घर से उनका घर अच्छा है, मेरे परिवार से उनका परिवार संपन्न है। तकलीफ इस बात का है कि साला कल तक इसको कोई जानता नहीं था, आज हीरो बन गया है, पूरा राज्य सुन रहा है। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। आइए बात करें हम खुल के, जो हमको लिखते हैं मेरे खिलाफ, एक टेबल में बैठाइए और जितना मिल के बात करना, हाँ साथ मिल के एक भी सवाल हमको वो कह दे और एक भी इल्जाम हम पर लगा के दिखा दे। उनको तकलीफ इसी बात का है। देखिए, किसी से नफरत तब होता है जब वो इंसान बड़ा होता है। आप किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, आज तक हमने ना किया है, ना एज ए क्रांतिकारी के रूप में करेंगे। अगर भविष्य में पॉलिटिकल होगा तो वो अलग बेटर, वहाँ तो विरोध करना होगा। पॉलिटिकल विरोध करते हुए भी संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पर तो हम लोग ना, हमने किसी अपने मुख से किसी का नाम लिया है, ना भविष्य में लेंगे। लेकिन इन लोग इतना गिरा है कि मेरा पिताजी को बोल देता है नक्सली मारा है, इतना गया गुजरा इंसान है लोग। तो खैर उन लोग क्या करता है उसका हमको मायने नहीं है, हम अपना सही है और सही है। तो जिनमें जो लिखते हैं उनको वही है, एक टेबल टॉक हो और हमको आके डिबेट करें। उनको देखिए, पहला बात है तकलीफ उसी दिन हुआ 10 तारीख को। 10 तारीख को सबको तकलीफ हुआ कि इसका जो वीडियो वायरल हुआ, और जो पूरा झारखंड नहीं, झारखंड से बाहर चला गया, सब पूछने लगा, जानने लगा, सबको तकलीफ हुआ। माना इन लोग चाहता था कि आंदोलन भी हो और कोई हीरो भी ना बने और आंदोलन जीत भी जाए, मामला खत्म। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। दादा आप तो हीरो बनना नहीं चाहते थे, लोग आपको बना रहे हैं। लोग बना रहे हैं। हम कभी बोले कि हमको कोडरमा बुलाइए, हमको चतरा बुलाइए, हमको हजारीबाग बुलाइए, आपका स्टेटस डाल रहे हैं, आपका कॉलर ट्यून बना रहे हैं, आपके गाने उसमें मेरा क्या कसूर है? हमने किसी को बोला कि ना, हमने किसी रिपोर्टर को बोला, ना किसी यूट्यूबर को बोला कि आप मेरा इंटरव्यू लेना, किसी दीदी भाई बहन जो गीत गाते हैं उनको बोला कि मेरे बारे में लिखिए, मेरे बारे में गाइए। प्रेम है उनका, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अभी तक तो आपके ऊपर दर्जनों गाने आपके घर तक आके शूट किए। अगर मेरा विचार सच्चा है तो आने वाला दिन सैकड़ों की संख्या में होगी, फिल्म भी बन सकता है। अब उसमें अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो मेरा क्या कसूर है? आपकी सिर्फ झारखंडी जो वहाँ का दिखा रहे, हम झारखंड का रहे, चाहे जो भी मुद्दा है, हम बचपन से अपना जो मेरा टॉपिक्स भी रहा, अभी भी मेरा घर जाइएगा तो जो किताब मिलेगा वो मैक्सिमम किताब आपको वही मिलेगा। माने जो शोषित लोग हैं उनके खिलाफ कैसे लड़ा गया है, कैसे बदलाव हुआ है, क्रांति कैसे हुई, मैक्सिमम बुक उसी पे मिलेगा आपका। आपके जीवन के 5 ऐसे मुख्य मतलब कि विचार जो कि आप साझा करना चाहेंगे लोगों को, जो आप रखते हैं अपने? मेरा सबसे महत्वपूर्ण विचार है, आज़ादी से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। आज़ादी हमको नहीं चाहिए। हमको अंग्रेजों से आज़ादी से पहले समानता चाहिए थी। समानता कहने का मतलब है व्यक्ति व्यक्ति में समानता हो, ज़्यादा भेद ना हो। आज अगर दुनिया अगर हाशिए पर है, अगर भारत के लोग एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, तो इसका कारण है असमानता। इसलिए मेरा मानना है कि एक लिमिट हो, यानी जो व्यक्ति ऊपर बैठा है और जो व्यक्ति नीचे बैठा है इसके बीच बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। यानी कोई अगर 100 कमा रहा है तो अधिकतम उस टाइम कोई 1000 ही कमा सके, इससे ज़्यादा अंतर ना हो। मेरा कहना है 100, 1000 या हार्डली 10,000। अगर कोई 100 कमा रहा है तो अगला कमाने वाला 10, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करे। यानी एक लिमिट है, नीचे और ऊपर जो लोग हैं उनमें एक लिमिट होना चाहिए। यानी किसी के पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो हाईएस्ट किसी के पास 30 एकड़ ही होना चाहिए, 1000 एकड़ नहीं होना चाहिए। जाते जाते झारखंडियों को उलगुलान 3.0 में और क्या क्या रणनीति है, लोगों को क्या जगाएंगे? हाँ, उलगुलान 3.0 और 2.0 भी साथ चला है, क्योंकि 32 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग को मुद्दा होगा मैन विस्थापन नीति। अभी धनगरी में आप देखें, हम लोग भी गए थे, बड़का गांव में देख रहे हैं लोग जमीन के बदले कोल्हान में भी स्थापित, कोल्हान में भी
कई डैम ऐसे आ रहे हैं जहाँ गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब जो आंदोलन होंगे वो विस्थापन के मुद्दों पर होंगे और खनन के मुद्दों पर होंगे। और मेरा मानना है देश को अगर जो लोग सत्ता को चला रहे हैं, चाहे राज्य को, अगर उनकी मंशा अगर ठीक ठाक है और अगर वो लोग चाहते हैं देश का राज्य का भला हो, तो एक कागज़ और एक कलम जो नियम बना के सब हो सकता है। सबसे पहला बात, झारखंड एक खनन राज्य है, बहुत खनन होगा। यहाँ आप खनन को ग्राम सभा को दे दीजिए और ग्राम सभा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसका रेवेन्यू सरकार तक आए, लेकिन मुख्य जो है उसका मालिक आम व्यक्ति को होना चाहिए जिसका खनिज है। अगर आप विस्थापन नीति की बात करते हैं और अगर उद्योग की अगर बात करते हैं तो उद्योग लगने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। उद्योग बंजर ज़मीन पर लगे, उपजाऊ ज़मीन पर ना लगे। जहाँ उद्योग लगे वहाँ ज़मीन के बदले उसे ज़मीन मिले, नियोजन तब तक मिले जब तक उस ज़मीन पर उद्योग रहेगा, कंपनी, फैक्ट्री, धुआं जब तक उड़ेगा तब तक नौकरी मिलता रहे। जब तक आप उस ज़मीन से लाभ ले रहे हैं, यानी जब तक, मेरा साफ शब्दों में, जब तक बीएसएल का धुआं है तब तक बीएसएल में जो भी लोग ज़मीन दिए हैं उसका पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलती रहना चाहिए। जब इस तरह के नियम बनेंगे लोग ऑटोमेटिकली खुशहाल रहेंगे। दादा, तो हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह झारखंड को आगे बढ़ाते रहिए। आपकी लोग जानते हैं आपको, आपके विचार को आपको फॉलो करते हैं, और इसी तरह झारखंड को जगाते रहिए। जोहार रहेगा आपको। अंतिम सांस तक, अंतिम रक्त की बूंद तक प्रयास से झारखंड को जगा के जाएंगे, बाकी हिला लोग के क्या जाएंगे। कहते हैं उससे? लोगों का काम है क्या। हमने बचपन में सुना था कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो, पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात हो। कुछ बात है तब तो बात हो रही है। और आप लास्ट में जाते जाते कह दीजिए एक राण माटी वाले, जो कि लोग कहते हैं कि राण सभ्यता क्या है, उसे बता दीजिए। वो देखिए, पहला बात तो आपको जानना होगा कि राढ़ सभ्यता का इतिहास को लोग दफन कर दिए हैं। क्योंकि अंग्रेज जब भी आए थे, अंग्रेजों ने एक ही काम किया था कि अगले लोगों के इतिहास को धुंधला कर दो ताकि उन लोग आपको गौरवशाली ना महसूस कर सके। तो यही कहेंगे, राढ़ सभ्यता, राढ़ माटी के राढ़ लोग हैं हम। इसी कादा, गाढ़ा, नाला, ढौड़ा से निर्माण हुआ है। खट के, ढिठगर होके, लड़ के, मिट्टी से लड़ के अपना जीवन यापन कर लेंगे। और राढ़ का माने गाली नहीं होता है। राढ़ माने खटने वाला, राढ़ माने जिद्दी, राढ़ माने बलगर, राढ़ माने ढिठगर, राढ़ माने अगर पानी नहीं दे रहा है तो अपना पसीना को चुआ के हल चला दे, उसे राढ़ कहते हैं। तो जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी टाइगर जॉन जोहार दादा, जोहार। धन्यवाद हमारे धन्यवाद। चैनल में आने के लिए। धन्यवाद।